या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं डॉक्टर चमचंद तिवारी, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय महुलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों को अभिज्ञान शाकुंतलम का परिचय देना चाहता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि कवि कुलगुरु कालिदास प्रणीत 3 नाटक हैं। इसमें मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय और जो तीसरा नाटक है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम की ख्याति भारतवर्ष में ही नहीं, संस्कृत जगत में ही नहीं, पूरे विश्व में, चाहे इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, जापान में भी अभिज्ञान शाकुंतलम की ख्याति वर्तमान है। वहाँ की भाषाओं में शाकुंतल का अनुवाद कराया गया है और विद्वजन, पाठकजन, सुधी पाठकों ने बड़े ही अंतरात्मा से, अपने हृदय से इस नाटक का अध्ययन किया है। मैक्स मूलर, याकोबी आदि विद्वानों का कथन है कि यह अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक संस्कृत साहित्य के नाटकों में सर्वोत्तम है। जिस प्रकार रामायण की गाथाओं में तुलसीकृत रामायण सर्वोत्तम है, ठीक उसी प्रकार कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत नाटकों में सर्वोत्तम है। जैसा कि कहा जाता है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्रापि अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंकस्य 4 श्लोक। अर्थात काव्यों में नाटक सर्वोत्तम है। उस नाटक में अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के 4 श्लोक अत्यंत ही मनोहर है। महाकवि कालिदास के जीवन वृत्त के संबंध में उतना व्यापक रूप से आज कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूर्व की कक्षाओं में महाकवि कालिदास के जीवन वृत्त, उनके जन्म स्थान और समय की बहुत सारी परिचर्चाएं हो चुकी है। आज के जो कक्षा का शीर्षक है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों के लिए हमारे विश्वविद्यालय से निर्धारित पुस्तक है, जिसके नाटककार महाकवि कालिदास। हम सब जानते हैं कि काव्य 2 प्रकार के होते हैं। एक है श्रव्य काव्य, जिसे सुना जा सकता है, अपने कानों से उसे सुना जा सकता है और उसका अध्ययन किया जाता है, जिसे श्रव्य काव्य कहा जाता है। और दूसरा जो काव्य है वो है दृश्य काव्य। दृश्य काव्य वो काव्य है जिसे देखा जा सके, आंखों से साक्षात्कार हो सके, वो दृश्य काव्य। नाटक आदि को दृश्य काव्य की संज्ञा में रखा गया है, दृश्य काव्य के वर्गीकरण में रखा गया है। अर्थात नाटक दृश्य काव्य है
और यह विज्ञान शाकुंतलम भी एक उत्तम नाटक कि कवि की जो नाटक ग्रंथ हैं वो उनकी प्रारंभिक रचनाएं हैं। विज्ञान शाकुंतलम उत्तरार्ध की रचनाएं हैं, इसलिए इसकी ख्याति अत्यधिक बढ़ जाती है। अब हम यह देखें कि अभिज्ञान क्या है, अभिज्ञान किसे कहा जाता है। इस नाटक का नाम विज्ञान शाकुंतलम क्यों रखा गया, जबकि नायिका इसकी शाकुंतला है, नायक दुष्यंत है। इस नाटक का नाम दुष्यंत भी हो सकता था, शाकुंतल भी हो सकता, लेकिन इस नाटक का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम रखा गया। तो हम यह देखते हैं कि अभिज्ञान का अर्थ है पहचान। जैसे आज भारतीय सरकार आधार नंबर निर्गत कर रही है, चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची के साथ वोटर आईडी दे रही है। उसी प्रकार पैन कार्ड इत्यादि जो ड्राइविंग लाइसेंस नागरिकों की पहचान की सूची है, ठीक उसी प्रकार है विज्ञान का अर्थ भी है पहचान। अर्थात इसे शाकुंतल नाटक का किसी अन्य वस्तु से पहचान कराकर जो सकारात्मक किया गया है, इसलिए इसका नाम है अभिज्ञान। क्योंकि जब शाकुंतला कौरव ऋषि के आश्रम में रहती थी, उसी समय हस्तिनापुर का युवराज दुष्यंत आखेट करते हुए आश्रम के पास पहुंचा और आश्रम में मुनि की अनुपस्थिति में शाकुंतल नायिका को, युवती को अपने आंखों से देखा और देखने के पश्चात वो शाकुंतल पर मुग्ध हो उठा। और वो शाकुंतल को सौंदर्य को देखकर यहाँ तक कह डाला कि मानु शुभ्यम कथम अस्पादस्य रूपस्व संभव न प्रभात ओले वसुधात लात। अर्थात इस वसुधा पर इस प्रकार की सुंदर आकृति किसी मनुष्यों से संभव नहीं है। निश्चित है यह किसी अप्सरा या देवताओं की कन्या है जो इतनी लावण्यमयी सुंदर है। और इसी परिकल्पनाओं के साथ दुष्यंत शाकुंतल के समीप होता गया और गांधर्व विवाह के प्रस्ताव के अनुरूप ही वह दुष्यंत शाकुंतल को एक अपनी अंगूठी दी, जो अंगूठी शाकुंतल के स्नान करते समय नदी में प्रवाहित हो गई। अंगूठी के नदी में खो जाने के पश्चात नायिका शाकुंतला कुछ सशंकित होने लगी, कुछ सशंकित रहने लगी। उसके मनों में विक्षोभ उत्पन्न होने लगा और एक दिन वही हुआ जो उससे संदेह था। कालक्रम के अनुसार
शकुंतला गर्भवती हो जाती है एवं कुछ समय पश्चात कौरव ऋषि पुनः तीर्थाटन के पश्चात आश्रम में वापस आते हैं। इन सारी वृत्तांतों को सुनते हैं और सुनने के पश्चात शाकुंतल को उसके पतिगृह अर्थात हस्तिनापुर भेजने का प्रयास करते हैं। जब शाकुंतल के सखियां और कौरव ऋषि के शिष्य हस्तिनापुर में प्रवेश करते हैं, उस समय दुष्यंत शकुंतला को देखकर बाह्य आडंबर करते हुए स्वीकारने से नकारता है। तत्पश्चात शाकुंतल के मन में तरह तरह के शंकाएं उत्पन्न हो जाती है। वह किस प्रकार अपने सत्य को, अपने प्रेम को राजभवन में प्रस्तुत करे, इस पर तरह तरह की चिंतन करने लगती है एवं दुष्यंत लज्जा भाव के कारण उसे स्वीकार नहीं कर पाता है। उसी क्षण राजा के सिपाही दो मलाहों को पकड़कर राजभवन में उपस्थापित करते हैं। हे राजन, यह राज्य का चोर है, इसके पास आपकी अंगूठी पाई गई है। वह धीवर मलाह अपनी सारी कथाओं को व्यक्त करता है कि मैं जीविका के लिए नदी में गया था। नदी में जाल के अंतर्गत एक बड़ी मछली पकड़ी गई। मछली को लेकर मैं बाजार गया और उसी मछली के पेट से अंगूठी मुझे प्राप्त हुई है, जिससे राज रक्षकों ने आपके दरबार में मुझे उपस्थापित किया। इसी घटनाक्रम में ये अंगूठी प्रस्तुत होती है। शकुंतला को अपनी खोई हुई अंगूठी की याद आती है एवं आकाश से आकाशवाणी होती है कि यह हे राजन, हे दुष्यंत, तुम इस शाकुंतला को स्वीकार करो, क्योंकि ये तेरी दी हुई अंगूठी है और इसी अंगूठी के द्वारा दुष्यंत राजमहल में शाकुंतल को स्वीकार करता है, जिसकी वजह से इसे नाटक का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम रखा गया है। अर्थात अभिज्ञान का अभिप्राय पहचान है, आइडेंटिटी कार्ड है। किसी पहचान के द्वारा शाकुंतल को स्वीकारोक्ति मिलती है और राजमहल में स्वीकारी जाती है। इसीलिए इसे नाटक का नाम अभिज्ञान रखा गया है, जो अत्यंत ही समीचीन और सटीक नामकरण है। अतः हम देखते हैं कि
यह अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की उत्पत्ति महाभारत या पद्म पुराणों से की गई है। महाभारत में भी से शाकुंतल नाटक की व्याख्या प्रस्तुत की गई है। पद्म पुराण में भी इस शाकुंतल नाटक की कथा पाई जाती है। हम देखते हैं कि इसे शाकुंतल नाटक में अंकों की संख्या 7 है, अर्थात इस नाटक में 7 अंक है। प्रथम अंक में राजा का प्रवेश है एवं दूसरे अंक में वन की प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक वर्णन किया गया है। चौथे अंक में शकुंतल का गांधर्व विवाह होता है और उस समय मुनि का कथन है कि अपनी पुत्री के प्रथम विदाई के समय जब मेरे जैसे वनवासी की यह दशा है तो फिर गृहस्थों की कौन सी दशा होती होगी जिसकी पुत्री प्रथम बार अपने पिता के घर को छोड़कर पतिगृह को जाती है। एवं इसी अंक में जो वन प्राणी है, हरण इत्यादि, ये अपने ग्रास जो चल रहे हैं उस ग्रास को उगल देते हैं, उगल रहे हैं। अर्थात हरिण जो कोमल कोमल कुशों को अपना ग्रास बना रहे हैं, यही शाकुंतल के विदाई के संग अपने ग्रासों को उगल रहे हैं, प्रत्यक्त कर रहे हैं। और जो जंगल में नृत्य करने वाली मयूरी है, जो आकाशीय सौंदर्य को देखकर सायंकाल संध्या काल में जंगल में नृत्य किया करती थी, और मयूरी भी शाकुंतल की विदाई के समय अपने नृत्य को त्याग दिए, परित्यक्त करती है। जंगल के लताएं, वृक्षादि शाकुंतल के विदाई के समय धौल वस्त्र अर्थात रेशमी वस्त्रों को प्रस्तुति कर रहे हैं। शकुंतल की विदाई में ये रेशमी वस्त्र को दे रहे हैं और से वन के जीव, वृक्ष आदि तरह तरह के अपने भाव को व्यक्त करते हैं। इसे अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास ने लिखा, अर्थो ही कन्या परकीय एव, अर्थात कन्या पराई होती है और पिता के लिए धरोहर के समान है, जो समय के साथ साथ पिता पति के हाथों में अपने पुत्री के हाथ को देकर अपने को स्वतंत्र हो पाता है। इसे अभिज्ञान शाकुंतलम में हम देखते हैं कि 7 अंक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम की जो चौथा अंक है और भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत है। ये भारतीय संस्कृति में आज के समाज में जो कन्या के
विदाई बेला में घटित होते हैं, उस घटनाओं को महाकवि कालिदास ने बड़े ही चित्रोक्त इसे अभिज्ञान संकलन नाटक में दिखाया है, दर्शाया है, जो उस समय से लेकर आज तक भी हमारे समाज में व्याप्त है। इसे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की जो एक एक श्लोक है, एक एक पद्य है, तो हृदय ग्राह्य है, जन कल्याणकारी है। जिस प्रकार कहा गया है कि संस्कृत साहित्य वसुधैव कुटुंबम की परिकल्पना करता है कि इस वसुधा पर, इस पृथ्वी पर जो भी जीव है, जो भी प्राणी है, वो अपना कुटुंब है, मित्र है, भाई है। यह उक्ति इसे अभिज्ञान शाकुंतलम में देखने को मिलती है। एवं सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे भवन्तु निराकरणे की भी इसे नाटक में कवि कालिदास ने बड़ी ही सफलता के साथ प्रस्तुत किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास की रचना जिस समय में हुई थी, उस समय से आज के 21वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भी यह संस्कृत साहित्य का अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक मानव के कल्याण के लिए, मानव के संस्कारों को, मानव के अधिकारों को, मानव के कर्तव्यों को आज भी चित्रित कर रहा है, जो अत्यंत ही जन कल्याणकारी है। और इसे सामाजिक रीतियों का जो इसमें वर्णन किया गया है, वो प्रत्येक मनुष्य के लिए हृदय ग्राह्य है एवं जन कल्याणकारी है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। अगली कक्षाओं में इसे नाटक की अन्य शीर्षकों पर विचार किया जाए।